आज हम लोग एक अनफेयर कंपैरिजन करने वाले हैं 12100F और 11900K को कंपेयर करने वाले हैं। हाँ भाई, ये वही 11900K है जिसकी बैंड बज गई थी जब इंटेल ने लॉन्च किया था और वो इसको बोल रहा था कि बेस्ट फास्टेस्ट गेमिंग सीपीयू है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस इसका ज्यादा है। और वहीं पे उसी टाइम पे AMD ने लॉन्च किया था अपना 5000 सीरीज और उसमें उसने लॉन्च किया था 5950X जो कि 16 कोर 32 थ्रेड का प्रोसेसर था। और वहां पे इंटेल को पता चल गया कि भाई गेमिंग क्राउन, फास्टेस्ट मल्टी कोर सीपीयू का क्राउन उसके पास से AMD ने छीन लिया है। और यहीं पे हम लोग ये बात करेंगे कि भाई इंटेल ने 12100F जैसा एकदम बजट में 4 कोर 8 थ्रेड का इतना बेस्ट ऑलराउंड सीपीयू दिया जो कि आजकल 8000 के अंदर मिल रहा है, जिसका AMD के पास कोई कंपटीशन नहीं है 10,000 के अंदर। और वहीं पे यही इंटेल 11 जनरेशन में भाई 11900K लॉन्च करता है जो कि 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। और इसके पहले 10 जनरेशन में 10 कोर्स 20 थ्रेड का 10900K लॉन्च किया था जिसकी मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस 11 जनरेशन के 11900K से कंपेरेबल या फिर थोड़ी हल्की ज्यादा आती है क्योंकि उसमें 2 फिजिकल कोर्स एक्स्ट्रा थी। ऐसा क्यों करना पड़ा इंटेल को और इंटेल इतनी तरीके से मात क्यों खा गया 11 जनरेशन के सीपीयू लॉन्च करने में। 11900K की बात करें तो ये $539 का लॉन्च किया था इंटेल ने। फास्टेस्ट गेमिंग सीपीयू बोल के बेस्ट मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। इंटेल को शर्म नहीं आ रही थी वहां पे। AMD भाई 5950X लॉन्च करके मजे ले रहा था। AMD के मीम्स बन रहे थे बिल्कुल ऐसे वाले। और शुरू में ये 48-49,000 का इंडिया में आया था। अभी तो अराउंड 11900K कोई पूछता तो है नहीं, लेकिन Amazon पे 34-35,000 का मिल रहा है। कोई ले मत लेना भाई गलती से जाके, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता मैं, पछताओगे सच में। अब मैं ऑनलाइन सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस चेक कर रहा था। 12100F ऑलमोस्ट हाफ से हल्का ज्यादा परफॉर्म करता है इन मल्टी कोर परफॉर्मेंस देन 11900। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो 12100F साइड बाय साइड, मतलब दो अगर लगाने का एक ही मदरबोर्ड में ऑप्शन होता तो वो i9 11900K को सरपास कर जाता परफॉर्मेंस में इन मल्टी कोर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटेल आउटसोर्सिंग नहीं कर रहा था। 6th जनरेशन से इंटेल भाई 14 नैनोमीटर प्लस 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 वाली रिफाइनमेंट कर रहा था और 10 जनरेशन आते आते तक इसका नाम उसने रख दिया आइस लेक। अब आइस लेक 10 जनरेशन आई, फिर 11 जनरेशन के लिए इंटेल ने सोच रखा था कि भाई हम लोग 10 नैनोमीटर पे शिफ्ट होंगे, तो उसके हिसाब से उसने खुद से ही अपना डाई बनाया 10 नैनोमीटर पे फैब्रिकेट करने वाला डाई साइज, जिसके ऊपर हम लोग कोर्स की फैब्रिकेशन करते हैं स्प्रे करके। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई ट्रांजिस्टर लगाने हैं, ढेर सारे मिलियंस बिलियंस ट्रांजिस्टर एक सीपीयू के अंदर, तो वो ऐसे हाथ से उठा के थोड़ी लगाते हैं या फिर रोबोट थोड़ी रखता है उतने सारे ट्रांजिस्टर को, भाई सदियां बीत जाएंगी। वो लोग भाई स्पेशल फैब्रिकेशन का टेक्निक यूज करते हैं, स्प्रे करके वहां पे एकदम क्लीन इन्वायरमेंट में जहां पे धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए ऐसे जगह पे फैब्रिकेट करते हैं स्प्रे करके। ट्रांजिस्टर को भाई इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है और स्प्रे किया जाता है डाई के ऊपर। और वो डाई 11 जनरेशन के लिए इंटेल ने खुद से बनाया था 10 नैनोमीटर के लिए कि हम लोग 10 नैनोमीटर के हिसाब से इसको डिजाइन कर रहे हैं और 10 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर इसमें स्प्रे करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो ये फैब्रिकेशन टेक्निक है वो डिले हो जाती क्योंकि वो कुछ भी आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे थे। इस टाइम तक इंटेल सोच रहा था भाई मैं ही राजा हूं, मैं ही सब करूंगा भाई, कोई आउटसोर्सिंग नहीं, कोई दूसरे से मदद नहीं करूंगा, पूरा खुद से बनाऊंगा, पूरा पैसा खुद खाऊंगा प्रॉफिट। जबकि AMD ऐसा नहीं कर रहा था, वो उस समय सैमसंग से आउटसोर्स कर रहा था चिप्स बनाने के लिए अपने AMD के Ryzen प्रोसेसर्स में। इसीलिए AMD धीरे धीरे इंटेल के पास आ रहा था। इसकी बात मैंने अगले वीडियो में की है। अब हुआ क्या कि भाई इंटेल ने डाई साइज तो 10 नैनोमीटर के हिसाब से बनाया, मतलब छोटे ट्रांजिस्टर के हिसाब से, तो डाई साइज छोटा हो गया। बट बाद में डिले होने के बाद 14 नैनोमीटर पे ही उन्होंने फैब्रिकेशन किया ट्रांजिस्टर्स का। अब 14 नैनोमीटर तो 10 नैनोमीटर से बड़ा हो गया, मतलब आपके पास जगह कम है, डाई साइज कम है, समझ लो ये डाई है, लेकिन आपका ट्रांजिस्टर साइज बड़ा हो गया। तो अब आपको कोर्स कम करने पड़ेंगे क्योंकि एरिया कम है। इसीलिए 11900K में सिर्फ 8 कोर्स थे, 16 थ्रेड्स। देन प्रीवियस जनरेशन 10 जनरेशन में 10 कोर्स 20 थ्रेड्स थे। इंटेल लगाना तो और चाहता होगा क्योंकि भाई AMD को वहां पे उसको टक्कर देना है, लेकिन चाह के भी नहीं लगा पाया और ये दिन देखना पड़ा था इंटेल को उस दिन।
क्योंकि उस 10 नैनोमीटर के डाई में 14 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन करते टाइम वो सिर्फ एक ही CCX फिट कर सकते थे। CCX बोले तो कोर कॉम्प्लेक्स डाई होता है ऐसा कुछ, जिसमें 8 कोर मैक्सिमम आ सकते हैं। AMD भी इस तरीके से ही फैब्रिकेट करता है, लेन बाय लेन फैब्रिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे इंटेल को समझ में आ गया था कि भाई ये कोर बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए उसने बाकी सब फीचर्स पे फिर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कोर क्लॉक, बेस क्लॉक, IPC गेन्स, रैम फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लायर और भी जो एक्सपेक्ट होते हैं CPUs के। तो जितना वो कर सकते थे कोर्स के अलावा जो और फीचर्स होते हैं उन पे उन्होंने काम किया, बट दैट वाज नॉट इनफ टू पुट बिहाइंड 5950X जो कि 16 कोर्स 32 थ्रेड का मॉन्स्टर CPU था। i9 की वाट लग गई थी 11 जनरेशन में इस तरीके से आउटसोर्सिंग ना करने की वजह से, और 14 नैनोमीटर का प्लस 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 नोड बनाने की वजह से, और उसी पे स्टिक होने की वजह से कि AMD तो भाई कभी पहुंच ही नहीं पाएगा उसके पास। कछुए की चाल चलते चलते खरगोश इंटेल को पीछे कर दिया उन्होंने उस जनरेशन में, 11 जनरेशन में बीट कर दिया और गेमिंग क्राउन, मल्टी कोर वाला क्राउन अपने सर पे ले लिया AMD ने इंटेल से छीन कर। तो इससे क्या पता चलता है कि हमेशा खुद पे और बेहतरी के लिए काम करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई हम लोग सबसे बेस्ट है, कोई तो हमको बीट नहीं कर सकता, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। इंटेल ने ऐसा सोच लिया और वो बीट हो गया था उस समय। लेकिन फिर इंटेल ने कमबैक किया 12 जनरेशन में। अब वो नीचे तो हो चुके थे, उनको ये था कि भाई बेस्ट प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर का क्राउन कोई हमसे छीन कैसे सकता है। तो 12 जनरेशन में उन लोगों ने लॉन्च किया 12900K विद P कोर एंड E कोर कॉन्फ़िगरेशन, और फिर AMD को कड़ी टक्कर दी। AMD को बीट भी कर दिया था 5000 सीरीज में, जब तक AMD ने 7000 सीरीज लॉन्च नहीं की थी। और मैंने इस वीडियो का टॉपिक 12100F वर्सेस 11900K इसीलिए रखा था कि भाई पता चल रहा है कि भाई एक टाइम पे इंटेल ने उसी के पहले जनरेशन में क्या कचरा लॉन्च किया था, ड्यू टू घमंड या फिर लैक ऑफ नॉलेज, या फिर ये सोचना कि हम ही सबसे बड़े राजा हैं, हम ही सबसे पहले कॉम्पिटिटर हैं, हमारे आगे कोई नहीं जा सकता। और फिर हारने के बाद उसी इंटेल ने लॉन्च किया 12100F, जो कि अगर आप 2 लगा लेते हो तो 11900K से भी आगे पहुंच जाता है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में, इवन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी आगे रहता है 11 जनरेशन से। और अगर आप 2 12100F लेते हो जो कि अराउंड आपको 16000 पड़ेगा, क्योंकि एक 8000 का बिक रहा है आजकल, और एक 11900K लेते हो जो कि प्रोबेबली आपको 30000, सबसे कम से कम तो 25000 का मिल जाएगा, फिर भी ये घाटे का सौदा है। इसलिए 11900K की कोई बात नहीं करता, कोने में पड़ा हुआ दबा रह गया वो CPU बेचारा। तो बाकी यही था कंपैरिजन और यही थी स्टोरी इंटेल के हारने की और कमबैक करने की। आपको कैसा लगा वीडियो? थोड़ा अलग लगा हो तो लाइक कर सकते हो, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और जाते जाते फायर गेमिंग चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो यार। वहाँ पे थोड़ा कैजुअल सा हम लोग गेमिंग करते हैं, गेमिंग कम्युनिटी टाइप का। अगर आप गेमिंग PC में इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी इंटरेस्टेड जरूर होगे। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।